तो आज की रात कयामत वाली रात है। 4 राज्यों में हुए चुनाव के बाद कल फैसले का दिन है। सभी दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एग्जिट पोल्स ने ऐसे चौंकाने वाले आकलन दिए हैं कि सियासी जानकार भी हैरान हैं। सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला राजस्थान में है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को उम्मीद है कि उनकी सरकार बन रही है। राजस्थान में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या वसुंधरा को सीएम बनाया जाएगा या कोई और कुर्सी ले जाएगा, यह सवाल आज गूंजता रहा। वसुंधरा राजे ने राज्यपाल से मुलाकात की तो महंत बाबा बालक नाथ को भी मिलने के लिए बुलाया गया। बीजेपी के अंदर यह क्या पक रहा है? अब राज्यपाल कलराज मिश्रा और राजे की इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में शिवराज की वापसी की उम्मीद को कांग्रेसी मानने को ही तैयार नहीं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। 4 राज्यों के कल आने वाले नतीजों से पहले क्या है माहौल। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। इससे पहले रमन सिंह क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे अपने आप में सारी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है और ये दोनों बीजेपी का और कांग्रेस का है। एग्जिट पोल के नतीजे में देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह गिरावट की ओर जा रही है। कहां 75 की बात करने वाले, कहां 68-70 की बात करने वाले, कहां 68 सीट जीतने वाले, और इनका ग्राफ यदि देखेंगे तो उसको गिर के नीचे यदि आप देखोगे तो 40 और 42 में आके रुक रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो रुझान है, एग्जिट पोल रुझान दिखाता है, मतदाता की स्थिति नहीं दिखाता। रुझान ये है कि कांग्रेस के लोकप्रियता में, वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट आया है और ये कहीं कहीं 26% तक नीचे जा रहा है। आप पूरा ग्राफ देख लें। और बीजेपी का 15 से लेकर 48 तक जा रहा है, 48 और 46 तक जा रहा है। इसका मतलब ये बीजेपी का के पक्ष में जो रुझान दिख रहा है वोटों का, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है 48, और ये 48 में रुकने वाला नहीं है। ये जो रुझान है दोनों पार्टी का, वो गिरावट नीचे और जाएगा, 40 तक जाएगी, कांग्रेस सीमित होगी और भारतीय जनता पार्टी 50 से 52 सीट कम से कम जीत के आ रही है। इसका मतलब है स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। एग्जिट पोल ही बता रहा है। सर, जीतने वाले कैंडिडेट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन रहेगा क्या? वो रायपुर आएंगे सभी? नहीं, उनको सबको प्रत्याशियों से आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनको आग्रह करेंगे और वो सबको कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विजेता हमारे प्रत्याशी हैं उनको कार्यालय में पहले उपस्थित होगी, वो बुलाएंगे और उसके बाद फिर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को जो एग्जिट पोल है उस पर भरोसा नहीं है, यानी मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही है वहां पूरा भरोसा है, और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस जीत रही है वहां भरोसा नहीं है। यह सियासतदानों की आदत होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने यह कहा है कि कल राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों के लिए 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इसकी पूरी तैयारी हो गई है। विधानसभा की मतगणना कल सुबह 8 बजे प्रारंभ की जाएगी। उसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जो मत गिने जाएंगे, जैसे 25 तारीख को चुनाव हुआ था, आपने देखा था कि 3,92,11,399 मत पड़े थे, जो कि 74.62 था। और उसके साथ ही जो पोस्टल बैलेट गिने जाने हैं वो 4,36,704 जो अब तक के पोस्टल बैलेट कर्मचारियों द्वारा, पुलिसकर्मियों द्वारा और एसेंशियल सर्विसेज के प्राप्त हुए अंतर जिला मिलाकर। और इसके साथ ही सर्विस वोटर्स भी अभी भी लगातार हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि कल डाक तक, रेलवे डाक तक जो भी प्राप्त होंगे 8 बजे, प्रातः 8 बजे तक सेंटर पे जो आएंगे वो सभी इसमें काउंट। तो राजस्थान का मामला बहुत फंसा हुआ हो सकता है, इसलिए चुनाव आयोग बेहद अलर्ट है, क्योंकि यहां पे कांटे की टक्कर है और कांग्रेस और बीजेपी कौन हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है। इस चुनाव आयोग इसलिए किसी दबाव में आने से पहले बहुत संभल कर चल रहा है।
इस बीच देखते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है बीजेपी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकी और मैं कह सकता हूं कि नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार, जनता चाहती है विकास। और जहां मैं राजस्थान में खड़ा हूं, यहां तो पिछले 5 वर्षों में महिला अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार इसका ही बोलबाला था और जनता एक तरह से इंतजार कर रही थी कि कब अवसर आएगा, कब भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिलेगी। और जब वोट पड़े तो निश्चित तौर पर जनता ने एक सुशासन वाली, विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के लिए वोट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और कल के नतीजे आने के बाद राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी। तो ये बीजेपी का दावा है। अब कांग्रेस क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस नेता गौरव गोगी ने कहा कि मेरा पूरा विश्वास है राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। मैंने वहां बहुत समय बिताया है, बहुत प्रचार किया है और जमीन के हालात देखे हैं। मुझे एग्जिट पोल्स पर ज्यादा भरोसा नहीं है। पूरे जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की हालत कुछ ठीक नहीं है। आप स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे, आप लोगों ने जो है कैंडिडेट सिलेक्शन में। देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। मैंने खुद वहां पे बहुत समय बिताया है। मैंने खुद देखा है कि जमीनी सच्चाई क्या है और मेरा पूरा विश्वास है कि कल हमारी सरकार राजस्थान के लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। सर, बीजेपी लेकिन कह रही है कि लोग 130, 135 सीट जीत के आ रहे हैं, क्लियर मेजोरिटी से आ रहे हैं और जो है राज बदल रहा है, रिवाज नहीं बदल रहा। देखिए, कल उनको अपनी ये सारे शब्दों को वापस लेना पड़ेगा, तो एक और दिन रुकते हैं और फिर देखते हैं कि कल क्या। तो कांग्रेस का भी दावा है कि हमारी सरकार बन रही है और राजस्थान में इस बार रिवाज पलट जाएगा। यहां एक खास बात बता दूं कि हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका से कांग्रेस के कई बड़े नेता अभी से जयपुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के प्रभारी है राजस्थान के सुखजिंदर सिंह रंधावा। उन्होंने आज कहा कि बीजेपी को गुजरात भागने की जरूरत है, हमें बेंगलुरु या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे विधायक और कार्यकर्ता पार्टी के प्रति वफादार हैं, हमें कोई डर नहीं है। ये बात उनको इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस जो है हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त के डर से अपने विधायकों को जयपुर से सीधे बेंगलुरु ले जा सकती है। इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, आइए सुनते हैं। बिल्कुल उनको जरूरत है भागने की, उनको गुजरात भागने की जरूरत है। हमें बेंगलोर या कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। हमारे जो वर्कर हैं, जो एमएलएज हैं, वो कमिटेड हैं और पार्टी के वफादार हैं और किसी को कोई डर नहीं। अपने घर से अपनी जीत की खुशी मनाकर उसके बाद जयपुर पहुंचेंगे। सर, बहुमत का भरोसा है सर? किसके बहुमत का भरोसा है? क्यों नहीं भरोसा? तो सियासतदान कभी सच बताते नहीं है उनके मन में क्या चल रहा है। वो जो कर रहे होते वो सब पर्दे के पीछे चल रहा होता है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राजस्थान में हम शानदार जीत हासिल करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अच्छी जीत होगी और छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे। राजस्थान में हम शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। तो अभी तो आपका एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं और मुझे पहले से भी मेरा विश्वास था, आज भी विश्वास है। राजस्थान में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं और बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हमारा परफॉर्म, मध्य प्रदेश में तो उधर भी अच्छा, बहुत बढ़िया जीत होगा। छत्तीसगढ़ में ऑफकोर्स टाइट फाइट है, लेकिन विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़। सर, कांग्रेस ने अपने सारे प्रभारियों को वहाँ स्टेट में लगा दिया है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात भी कुछ आप ही के तो ऐसे कोई इशू ही नहीं है जी। ये तो अननेसेसरली, वो तो उन लोगों का प्रॉब्लम है। वो तो जब वो हारने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो तो ईवीएम को और चुनाव आयोग को ऐसे उनके ऊपर इल्जाम लगाने का उनका एक, और बीजेपी को, रिसोर्ट पॉलिटिक्स को, जब अपने घर आप ठीक नहीं रखते हो तो बाद में बाकी, क्योंकि अपने आप का जो वीकनेस है वो स्वीकारते नहीं है, वो करेक्टिव मेजर्स नहीं करते हैं, बाद में अपने ऊपर, बीजेपी के ऊपर। तो ये थे बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी। अब चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां के डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने कहा है, हमें प्लान बी की कोई जरूरत नहीं है।
कांग्रेस को एक आरामदायक बहुमत मिलेगा। हमने काम किया है और लोगों ने साथ दिया है, इसलिए हम जीतने जा रहे हैं। तो प्लान बी की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी। काम किया है, लोगों ने साथ दिया है, जीतेंगे। तो टीएस सिंहदेव के दावे को इतना आसान मत समझिए, ये भी सीएम पद के दावेदार हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली बार भूपेश बघेल के रास्ते में खड़े थे, इस बार भी खड़े हैं। अगर भूपेश बघेल का बहुमत थोड़ा कम होता है या थोड़ा आसपास होता है तो टीएस सिंहदेव बहुत बड़े दावेदार बन के उभरेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी कहा था मेरा आखिरी चुनाव है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कल मतगणना है और हम सब उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। किसकी सरकार बनते प्रदेश में? कल मतगणना है, हम लोग सब लोग उत्साहित हैं, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, प्रदेश की जनता भी उत्साहित है। और कल मतगणना जब शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। कितने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर, कितनी सीट देखते हैं प्रदेश? पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं। और जिस तरह से हम लोग एक टारगेट लेकर चले थे 75+ का, और जिस तरह से रुझान भी आपके सभी मीडियाओं से, एग्जिट पोल से इस तरह से भी आ रहा है कि 55+, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग पिछले 2018 की तुलना में लगभग सेम सीट या उससे हम ऊपर भी जा सकते। तो कांग्रेस अध्यक्ष, आप सुनते हैं बीजेपी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सारे एग्जिट पोल से बीजेपी हार रही है। उनका कहना है, अरुण साव ने कहा एग्जिट पोल्स कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। हमारे दावे को एग्जिट पोल ने बहुत मजबूत किया है। कल जब मतगणना होगी तो पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलेगा। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का कल अंत होने वाला है। एग्जिट पोल आ गया है, उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, कांग्रेस सदमे में है। उछल कर जो बड़े बड़े दावे करते थे 75 पार, और जो राजनीतिक पंडित ये कहा करते थे कि भाजपा लड़ाई में नहीं है, ये उनके लिए झटका है। हम शुरू से जो बात कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये हमारे दावे को एग्जिट पोल ने मजबूत किया है। कल जब मतगणना होगी तो आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का कल अंत होने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षा पूरी होने वाली है कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा और मुक्ति चाहती है। वो दिन भी कल आने वाला है। और बात हो रही छत्तीसगढ़ की, तो ले चलते हैं आपको छत्तीसगढ़, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी बताएंगे छत्तीसगढ़ के क्या हाल है। अखिलेश, कयामत की रात है, कौन कौन तैयार है? बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस कह रही है कि हम जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है, कैसा माहौल है? देखिए नवीन जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो माहौल है वो काफी रोमांचित लग रहा है। और लगातार हम लोग स्ट्रांग रूम के बाहर ही खड़े हुए थे और लगातार हम नजरें गड़ाए रखे थे कि आखिर क्या होगा और किस तरीके से ये रणनीति बना करके भाजपा कुछ करेगी या फिर कांग्रेस कुछ करेगी। लेकिन एक बात तो कांग्रेस ने जो दावा करके रखे हैं, क्योंकि ऋण माफी की मामला सामने आ रहा था, 3200 प्रति क्विंटल धान खरीदे का जो मसला है, इसके अलावा छत्तीसगढ़िया वादी को लेकर के जिस तरीके से चक्रव्यूह की रचना रची गई थी, इसको लेकर के ही अगर भेदने की अगर बात की जाए तो भाजपा भेदने में असक्षम रही है। कारण कुछ और नहीं बल्कि 3100 रुपए करने का जो दावा है वो कर तो दी गई है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि
भाजपा अभी भी जो चक्रव्यूह के भेदने का जो कामयाबी और हौसले बुलंद कर रही थी, लेकिन अभी भी नजर नहीं आ रही है। एक तरफ कांग्रेस तैयारी कर रही है, अपने जितने भी जो विधायक हैं जो जीत करके आने के कगार में हैं, उनको सीधा बेंगलोर लेकर के जाने की तैयारी में है, कर्नाटक लेकर के जाने से निपटाने की तैयारी में है। एक तरफ सीएम चेहरे को लेकर के होड़ मची है, दूसरी तरफ भाजपा की बात की जाए तो भाजपा अपना दांव पे तैयार करने के लिए हाल ही में एक निजी रिसोर्ट है नया रायपुर में, वहां व्यवस्थित की है। लगातार मीटिंग की जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे जो भाजपा कार्यालय है वहाँ मीटिंग लगातार की जा रही है। अखिलेश, तो कुल मिलाकर के यहाँ छत्तीसगढ़ में नजरें गड़ाई रखी है और भाजपा और कांग्रेस दोनों सम्मिलित रूप से। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है वहां कांग्रेस को, जितने भी एग्जिट पोल्स में दावा किया जा रहा है कि बहुत अच्छा बहुमत आ रहा है कांग्रेस को, अगर उसको इतना भरोसा है कि 70 सीटें आ रही हैं, 60 सीटें आ रही हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग को क्यों आशंका है, क्यों डर है, क्यों लेके जा रहे हैं? फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में यही सबसे बड़ा रोमांचित है और सबके मन में यही है कि अगर सीएम के चेहरा की अगर बात की जाए, अगर कांग्रेस बहुमत लेकर के आती है तो निश्चित तौर पे एक तो आदिवासी चेहरे के रूप में दीपक बैज और मोहन मरकाम जी है जो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष मंत्री हैं, और दूसरा दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों आदिवासी समुदाय से आते हैं। दूसरी ओर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तीसरी ओर है एक टीएस सिंहदेव जी जो बाबा हैं। निश्चित तौर पे बाबा अपनी जो तैयारी है वो 10 से 12 जो ऐसे विधायक हैं जिसको लेकर के साठ गांठ करके चल रहे हैं, उन्हीं को साधने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी तैयारी कर रहे थे। और तैयारी किस तरीके से है कि कहीं ना कहीं आशंका अभी भी है कि लोटस जो मिशन लोटस जो मध्य प्रदेश में चलाई गई थी उसी प्रक्रिया के तहत कहीं छत्तीसगढ़ में न चलाई जा सके, इसी के लिए भय का वातावरण है। और छत्तीसगढ़ में इस भय को खत्म करने की जो तैयारी है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ टीएस सिंहदेव की, वो भी अपनी रणनीति के साथ में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और हाल ही में बात की जा रही हाईकमान फैसला की बात कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव के बारे में अखिलेश, टीएस सिंहदेव उनकी महत्वाकांक्षा जाग रही है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे सीएम बनाइए, डिप्टी सीएम बना दिया गया। इस बार अगर क्या लगता है कहीं रास्ते में खड़े तो नहीं जाएंगे भूपेश बघेल के? बिल्कुल निश्चित तौर पे यही अंदेशा लगाया जा रहा है। और हो सकता है अगर बाबा को अगर मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि चुनाव के जैसे ही वोटिंग हुई उसके बाद से ही एक बयान आता है, मैं यहाँ विधायक पद के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मंत्री पद के लिए आया हूँ, मेरे मुख्य उद्देश्य है मैं सीएम बनना चाहता हूँ। ये साफ तौर पे टीएस सिंहदेव जी का बयान था। इसी को लेकर के ही संशय का विषय बना हुआ है। एक और टीएस सिंहदेव कहते हैं कि भूपेश मेरा छोटा भाई है, लेकिन एक और बोला जाता है कि कहीं ना कहीं मेरे मुख्यमंत्री के पद में बैठना है। अगर हो सकता है ये दो बंदर की जो लड़ाई है उसमें बिल्ली जो हाथ मारने वाला किस्सा है वो सामने ना आ जाए। चलिए अखिलेश, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इतना आसान नहीं है, इतनी बड़ी जीत दर्ज करने के बावजूद भी भूपेश बघेल के लिए राहें आसान नहीं हैं। लगातार उनके चेहरे पे हमला हो रहा है। और बुलेटिन वक्त होगा छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे कुछ खास मेहमान मौजूद होंगे और चर्चा करेंगे। योग साडी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग साडे सरीरिक ਅਤੇ मानसिक सेहत ਲਈ बेहद फायदेमंद है ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 300 ਯੋਗ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7669 400 500 ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁਤਾਬਕ
हल कर सकिए। सेहत ਅਤੇ शांति ਦਾ मार्ग CM ਦੀ योगशाला। ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है समाज के हर वर्ग से बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। बीजेपी को मध्य प्रदेश में भारी बहुमत मिलने जा रहा है। अब तक के सारे अनुमान फेल हो जाएंगे, कल सब सूरज के प्रकाश की तरह साफ हो जाएगा। तो पहले से ये उम्मीद क्या विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। कांग्रेस को भी यही कॉन्फिडेंस है कि वो सरकार में आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं? कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। मैं आज कुछ नहीं कहता, कल सब सूरज की तरह साफ हो, सूरज के प्रकाश। तो शिवराज सिंह चौहान एग्जिट पोल के हिसाब से भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह को भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कल पता चल जाएगा शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हैं। हम 130 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। बीजेपी कारोबार करती है, बिजनेस करती है, राजनीति नहीं करती। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। सुनिए क्या कहा। शिवराज सिंह चौहान जी का बयान भी सामने आ रहा है। आज भी उन्होंने कहा कि वो जीत रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार बना रहे हैं। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। बीजेपी जीतने जा रही है मध्य प्रदेश। हाथ कंगन को आरसी क्या, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। सर कितनी सीटें आप लोग जीतने? 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पे भी सर सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस आप लोगों ने मांगी है, क्या कुछ आपको आशंका है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, विधायकों को खरीदा फरोख्त है दोबारा? भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। आज एक्सप्रेस वाले आए थे, वो कहाँ है? उसको बुला लेना। खासतौर से तैयारी मतगणना को लेकर क्या तैयारी, इस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग के सर खासतौर से माना जा रहा है कि खरीद फरोख्त को लेकर सेंधमारी बीजेपी कर सकती है, इसको लेकर कांग्रेस की तैयारी कुछ? हमारी पूरी तैयारी है। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। तो दिग्विजय सिंह लगातार एग्जिट पोल्स को किनारे कर रहे हैं। उनको यकीन नहीं है, कह रहे हैं कल नतीजे आएंगे तो हम बता देंगे। इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी नेता मुकुंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता मुकुंद कुमार जी, इतनी भारी बंपर जीत एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रही है शिवराज जी को, आप लोगों ने तो उनको किनारे लगा दिया था, सीएम फेज भी घोषित नहीं किया था, क्या कहेंगे? नमस्कार। साथ ही प्रवक्ता भरत सिंह जी को, सुशील कुमार जी को प्रणाम है। और बीजेपी कभी किसी को किनारे नहीं लगाती है। उनका बखूबी चुनाव में हिस्सेदारी रहा है। किस प्रकार का प्रचार अभियान उन्होंने किया है और कहां से कैसे कहते किसी भी राज्य में बीजेपी ने कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखाया। कहा मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, बाद में बताएंगे। 4 बार के सीएम का नाम जो है सीएम के तौर पर नहीं आना और इतने भारी बंपर से जीत से अगर लाते हैं तो कहीं ना कहीं बात तो उठेगी ना। अब ये बात तो उठाने की बात है, किसी कोई कुछ भी बात उठा दे। यहाँ बोले इस पर टैक्स अभी लगाया नहीं है सरकार ने, तो कोई कुछ भी बात उठा ले। यहाँ राजस्थान में भी हमने कोई सीएम का चेहरा प्रेडिक्ट नहीं किया, छत्तीसगढ़ में भी हमने कोई सीएम का चेहरा प्रेडिक्ट नहीं किया। छत्तीसगढ़ में तो आप सत्ता में नहीं थे भाई, यहाँ तो सत्ता में थे, इसलिए सवाल उठे। चलिए, हमने एक नेतृत्व का चेहरा प्रेडिक्ट। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जी,
क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक तरफा भविष्यवाणी की जा रही है, शिवराज आ रहे हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कहां चूक रह गई? पोल का जो विश्लेषण आया है उस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा कि कल बचे, आज की रात बची है, जो आपने कहा कि कयामत की रात जी, तो मैं समझता हूँ ये भाजपा के लिए कयामत की रात है। और जिस तरह से हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि 130 प्लस हम सीट आएंगे, हमने जो काम किया है, 5 साल जो मेहनत किया है, जनता के विषयों को जो है धरातल पे उतर के जो लड़ाई लड़ी है इस सरकार से, वो कहीं ना कहीं आपको कल के रिजल्ट में दिखेगा कि किस तरह से दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो जीतू पटवारी जी हो, चाहे वो हमारे बड़े नेता कमलनाथ जी हो, जो मुख्यमंत्री के जो है मध्य प्रदेश का चेहरा है, जिसके जो है अंडर में चुनाव लड़ा गया, तो आपको कल दिखेगा कि हम वहां पे सरकार बना रहे हैं और अच्छे सीटों से बना रहे हैं। क्योंकि पिछले 5 साल में जो भाजपा ने वहां पे किया है काम, जो कहती है ना कि हमने बहुत काम किया है, इतना काम किया होता तो मुझे लगता है कि मामा शिवराज सिंह चौहान को देश के प्रधानमंत्री या अमित शाह जी उनको नजरअंदाज नहीं करते। अगर वो इतना ही काम किए थे, उन पर इतना ही विश्वास था भाजपा को, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा आपने घोषित किया? क्यों देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, सवाल तो बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सुशील शर्मा, ये बताइए कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को बम्पर जीत एग्जिट पोल्स में निकल के आई है, पहली बार तो कांग्रेस को क्या, बहुत सारे लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, जिस तरह से वहां पर चुनाव लड़ा गया और लगातार जो है कांग्रेस ही मुकाबले में दिखाई दी जमीनी तौर पर। कमलनाथ ने जिस तरह सॉफ्ट हिंदुत्व का अपना लगातार प्रयोग करते रहे, तो कहां कमी रह गई कांग्रेस में? आपको लगता है कुछ ये एग्जिट पोल सही होंगे या कुछ इसमें कुछ फेरबदल होगा? जो एग्जिट पोल है लगभग सभी चैनल पर बीजेपी को ही बहुमत में आने का दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी, तो अगर हम सम टोटल का एवरेज निकालें, सारे चैनल्स का एवरेज निकालें, तो पड़ला बीजेपी की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। तो मोर और लेस ये लगता है कि बीजेपी आने जा रही है। रहा सवाल कांग्रेस का कि कांग्रेस की तरफ से कहां कमी रह गई है, तो अभी कांग्रेस का इन चुनाव में स्यूडो हिंदुइज्म, जो एक नकली हिंदूवाद जिसको हम बोल सकते हैं, वो चेहरा दिखाई दिया है। क्योंकि जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था और सनातन धर्म के जो घोषित रूप से दुश्मन दिखाई देते हैं, वो अगर एक चुनाव के लिए हिंदूवाद की तरफ झुक जाए तो जनता इतनी जल्दी से आज की डेट में भरोसा नहीं करती है। और रहा सवाल दोनों पार्टियों के दावे का, तो मुझे लगता है आज की रात भर बाकी है। कल सवेरे 10, 11, 12 बजे तक होते होते चुनाव परिणाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुकुंद कुमार जी, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जो है जो हिंदुत्व है उसको लेकर लोगों ने बीजेपी पे यकीन किया, और अगर एग्जिट पोल्स जो है नतीजों में आते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी बहुत बम्पर जीतने जा रही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या शिवराज वाकई सीएम बनेंगे या फिर कोई और नया चेहरा आएगा? 4 बार के सीएम रह चुके हैं। मुकुंद कुमार, चेहरे की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है बीजेपी। नीतियों की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, देश में गवर्नेंस की लड़ाई है। देश में अगर कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो गवर्नेंस के लिए बनती है या फिर अलग अलग वर्गों के शोषण के लिए। तो चुनाव लड़ने का दौर पार्टी में अभी भी है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से चेहरे विशेष पे कोई चुनाव नहीं लड़ती। लेकिन मुकुंद कुमार जी, ये जो इतनी बड़ी बम्पर जीत बताई जा रही है, 150 सीटें, जो खुद बीजेपी को भी यकीन नहीं था, इतनी बड़ी जीत अगर शिवराज लेके आ रहे हैं अपने चेहरे पर, तो आप भरोसे से ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि वो उसको सीएम बनाएंगे अगली बार? ये तो बड़ी बात है। ये चेहरे की जीत है या पार्टी की जीत? आप इसको क्यों चेहरे पे स्टिक करते हैं? कोई गवर्नमेंट चलती है तो पॉलिसी से चलती है या चेहरे से चलती है? और
पॉलिसीज कौन तय करता है? एक बॉडी तय करती है, एक गवर्निंग बॉडी तय करती है, ना कि एक चेहरा तय करता है। हाँ, उस टीम का एक कप्तान होता है और उस कप्तान को कौन बनाता है? ये नेचुरल सिस्टम है। बट इस सिस्टम को धीरे मतलब पिछले कई दशकों में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बना दिया कि हमारा दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हाँ व्हाट इज द सिस्टम। हम सिर्फ और सिर्फ चेहरे को एक्सेप्ट करते हैं। तो पार्ट ऑफ द सिस्टम है सर। ठीक है, आप मानने को तैयार नहीं है कि शिवराज को ही बनाया जाएगा। आपके हिसाब से चेहरा जो है ये वो मायने रखता, जीत पार्टी की हुई है। भरत सिंह जी, आपको लगता है कहीं बीजेपी में कुछ चल रहा है मामला, कुछ शिवराज किनारे लगाना जा सकता है? भरत सिंह जी, हाँ जी बोलिए, वापस एक बार। जिस तरह से मुकुंद कुमार जी बोल रहे हैं कि भले जीत के आ जाए लेकिन अभी तय नहीं है कौन बनेगा, चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी की नीतियां इंपॉर्टेंट हैं। अगर मान लीजिए आपके हिसाब से थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एग्जिट पोल्स सही हो जाते हैं और शिवराज इतनी बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं, उसके बाद भी बीजेपी अगर क्या उनको सीएम बनाएगी आपके हिसाब से, या वहां कुछ गड़बड़ चल रही है? देखिए, अगर शिवराज सिंह चौहान को अगर जीतते हैं तो जी मुझे नहीं लगता है। ठीक है, वो आपको नहीं लगेगा, लेकिन मान लीजिए आज की रात मान लीजिए तो प्रधानमंत्री जी की हार होगी, ये भाजपा की हार होगी, ये अमित शाह जी की हार होगी। वो कैसे? वो इसलिए कि जो व्यक्ति ने इतना काम किया, जो व्यक्ति अपने दम पे चुनाव, या तो ये कहते भाजपा के प्रवक्ता बैठ के कि ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है और शिवराज सिंह चौहान जी की जीत नहीं है। वो तो कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं मुकुंद कुमार जी, ये तो पार्टी की जीत है और मोदी जी पार्टी का चेहरा है, वो तो कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर मोदी जी अगर मध्य प्रदेश में जीत के आते हैं और अगर वो तेलंगाना में हारते हैं, अगर वो राजस्थान में हारते हैं, वो छत्तीसगढ़ में हारते हैं, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? शिवराज सिंह चौहान जी लेंगे कि इनकी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के सर पे बंधेगा चेहरा? नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार जो है वो क्षेत्रीय नेताओं की और जीत जो है वो पार्टी आला कमान की है। डॉक्टर सुशील शर्मा, बहुत अच्छा सवाल उठाया भरत सिंह जी ने। अगर मान लीजिए एग्जिट पोल्स को ही मान लें, अगर तेलंगाना में जैसा बताया जा रहा है वहां तो बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है, छत्तीसगढ़ में जहां मुख्य विपक्षी दल है वहां भी वो हार रही है, तो क्या ये फिर जो ये किसकी हार है? देखिए, ये कोई भी पार्टी और जो चुनाव लड़ा जाता है ये एक टीम एफर्ट होता है। अगर एक ही आदमी से सारी चीजें चल जाए तो भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को 200 कैंडिडेट उतारने की जरूरत ना पड़े। एक मुख्यमंत्री से ही सरकार चल जाए, मुख्यमंत्री पूरे सूबे का नेतृत्व कर लें, तो चूंकि आपकी 200 सीटें हैं तो 200 सीटों पे 200 कैंडिडेट आपको उतारने पड़ेंगे और हर सीट की नेचर जो कि डेमोग्राफी है वो अलग अलग होती है। तो उस क्षेत्र के जानकार को या उस क्षेत्र में जो अनुभव रखता है उसको उतारा जाता है। और दूसरा, अब पिछले कई सालों से अगर आप देखेंगे खासकर भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और लोकल कैंडिडेट का जो सीएम कैंडिडेट है उसका नाम जाहिर लास्ट टाइम तक नहीं किया जाता। और यही परिपाटी अब कांग्रेस में भी चली आ रही है। आप कर्नाटक का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आप हिमाचल का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो सुक्खा जी थे उनके नाम पर बहुत बाद में सहमति हुई और वहां सिद्धारमैया के नाम पर भी सहमति हुई काफी लड़ाई झगड़े के बाद। तो अब कई मामलों में कांग्रेस बीजेपी को फॉलो कर रही है। आपने देखा होगा राहुल जी मंदिर जाने लगे हैं, कमलनाथ हिंदू मंदिरों के दर्शन करते हुए ऑफिशियली नजर आने लगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को और दुनिया को एक नैरेटिव दिया है, राष्ट्र प्रथम। और बात सही भी है। अगर आप देखा जाए, हम यूएसए की बात करें तो दे कॉल देम यूएस सिटीजन। कोई ये नहीं कहता मैं कैलिफोर्नियन हूँ, मैं शिकागो वाला हूँ, मैं मैनहट्टन का हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में ऐसा अभी तक चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश को नया नेतृत्व, नई एक सोच देने की कोशिश की है कि हम सब भारतीय हैं। मगर ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब चुनाव आते हैं तो हम कोई हिंदू में बढ़ जाता है, कोई सिख में, कोई मुसलमान में, कोई यादव में, कोई गुजर में, कोई जाट में, जैसे राजस्थान में हो रहा है वहां गुजरों में और जाटों में हो रहा है। तो ऐसे ही ऊंची जाति, नीची जाति, अगड़े और पिछड़े, हिंदू और मुसलमान, किसी भी प्रदेश में कोई पार्टी ये नहीं कह रही है कि हम सब भारतीय हैं सिवाय भारतीय जनता पार्टी के।
और भारत एक राष्ट्र है, हमें भारत का विकास करना है। चलिए, ये तो कहने के लिए बात हो गई। देखिए, जब सियासत चलती है तो राहुल गांधी, बड़ी डीप, देखिए बड़ी डीप फिलोसफी है। ये करने की बात है सर, करने की बात है। आपकी सोच क्षेत्रीय स्तर पर बटी हुई है, तो आप ग्लोबल विजन पर कैसे जाएंगे? चलिए ठीक है मुकुंद कुमार जी, दुनिया में हो रहे ठीक है विकास शर्मा जी, से मैं कैसे लौटूंगा टक्कर आपके लेंगे? पास, अब लौटूंगा। मुकुंद कुमार जी, यहाँ पर एक सवाल बहुत मौजूद है कि इतनी बड़ी जीत अगर शिवराज एमपी में लेके आ रहे हैं, और जो कि लग रहा था कि पिछली बार की तरह जो सारे सर्वेक्षण, जो जमीनी हालात बता रहे थे कि वहां शिवराज हार सकता है, ये पार्टी आलाकमान को भी लगता था, तो यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया हो? जिस तरह से उन्होंने जाति जनगणना की बात उठाई, जिस तरह से उन्होंने ओबीसी के मुद्दे उठाए, जिस तरह से वो जाति राजनीति में पहुंच गए और जो उनका ब्रॉड परिप्रेक्ष्य था उससे हट गए, तो कहीं नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ा है कांग्रेस का वहां पर, इसकी वजह से बीजेपी जीती है? सब इसका मंथन कांग्रेस को खुद करना चाहिए। और रहा राहुल गांधी जी का बात, तो हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, और जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है, और उसका जीत या हार का श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेती है, कोई व्यक्ति विशेष पे नहीं जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तय करती है आलाकमान है प्रदेश का हार गया तो वो चेहरा जिम्मेदार हो जाता है, जीत गया तो मुख्यमंत्री आलाकमान तय करता है। तो हर पार्टी में होता है, ये तो आपके यहाँ भी होता है, कांग्रेस में भी होता है, इसमें क्या नहीं, हमारे यहाँ रणनीति भी आपके यहाँ तो पत्ता नहीं हिलता बगैर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बगैर। अरे कहाँ आप कह रहे हैं मुकुंद जी, आपने जो है अपने 3 बार के मुख्यमंत्रियों का नाम तक नहीं जो है घोषणा किया, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। आपने केंद्रीय मंत्रियों को लाके जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ा है। ये तय कौन करता है? ये तय कौन करता है? ये तो आप लोग तय करते हैं ना। केंद्रीय कौन करता है? ज्यादा लोग कौन बैठा है भाई? आपकी समीक्षा करने लगे और ज्यादा लोग आपके विरोध कर रहे हैं, तो आप समझो बहुत सशक्त हो रहे हो और बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं। तो सब लोग घूम फिर के गुजरात ही चले जा रहे हैं, और सब लोग घूम फिर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी पे ही। अरे भाई, जब हार, लेकिन मुकुंद कुमार जीत का सेहरा अगर कप्तान लेना चाहता है तो हार का सेहरा भी कप्तान को जाता है। अगर देश के प्रधानमंत्री ये ठोक के कहते हैं कि चुनाव पे वोट मुझे देख के दीजिए और मैं चुनाव जीतने के बाद सब काम करूंगा, और हमारे लिए जो है वो शिवराज सिंह चौहान कोई मायने नहीं रखते हैं, वो जो है वसुंधरा राजे जी कोई मायने नहीं रखते हैं, वो रमन सिंह जी कोई मायने नहीं रखते हैं, अगर उसके बाद हार होती है तो ये जो है ठिकरा जो है वो देश के प्रधानमंत्री के सर पे ही फूटेगा ना। आप लोग फिर कैसे सामूहिक तौर पर कहते हैं ये सामूहिक जो है हार होती है? आज तक तो मैंने नहीं देखा पिछले 10 सालों में कि आपने स्वीकार किया हो कि हमारी सामूहिक हार है। आपने हमेशा ये कहा है कि ये जो है क्षेत्रीय जो नेता है उनकी हार है। चलिए ठीक है भरत सिंह जी, ये तो आपको व्यक्तिगत रूप से भरत सिंह जी को फोन करके मोदी जी ने कहा हो। ठीक है मुकुंद जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। भरत सिंह जी, यहाँ पे एक सवाल, अलग बात है, लेकिन भरत सिंह जी किस तरह से चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, ये आप अपनी पार्टी की तुलना अगर बीजेपी से ईमानदारी से करेंगे तो आता मुकुल जी, आपको एक सवाल है नवीन जी, चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर अपने मानव से चर्चा आगे जारी रखेंगे। योग ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। योग ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇहद ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 300 ਯੋਗ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7669 400 500 ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 20000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ। ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कल आने वाले नतीजों की। फैसले का दिन है, आज क़यामत की रात है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी नेता मुकुंद कुमार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हैं। ब्रेक से पहले हमने मध्य प्रदेश की राजनीति बात की, अब थोड़ा राजस्थान में बात करते हैं। भरत सिंह जी, राजस्थान में जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है, बहुत सारे एग्जिट पोल जो है बीजेपी को वहाँ पर लेके आ रहे हैं, जो कि रिवाज के हिसाब से लगता भी है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत की लोकप्रियता रही, कभी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दी ज़मीन पे, उसके चलते और बहुत बड़े लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। और अगर ऐसी पोजीशन आती है तो निर्दलीय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी भी आप लोगों की, रंधावा साहब पहुँच गए हैं, बहुत सारे लोग पहुँच गए हैं जयपुर, जो है वो क्या तैयारी चल रही है? देखिए, राजस्थान में हम सरकार बना रहे हैं और बहुमत से बना रहे हैं जी। देखिए, रिवाज इस बार जो है बदल रहा है। 35 सालों के बाद रिवाज बदल रहा है। नहीं तो ये कहा जाता था कि 5 साल जो है वो भाजपा राज करती है, 5 साल कांग्रेस राज करती है। लेकिन अगर 35 साल के बाद रिवाज बदल रहा है तो ये पूरी तरह से देखा जाए तो एक तरह से हमारी वहाँ की कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप थोड़ा बहुत 2-4 जो सीटें कम रह जाती हैं तो जो है क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे पूरा? देखिए, ऐसा है कि 2-5 सीटें अगर कम होगी तो बाकी जो निर्दलीय है वो हमारे संपर्क में है, वो हमें समर्थन दे रहे हैं और कोई टेंशन नहीं है हमें। और तो सबसे बड़ा तो अब इनका सोचना पड़ेगा भाजपा को वसुंधरा राजे जी के बारे में, वो किस तरफ है। वसुंधरा राजे तो आज मंदिर पहुंची थी, पूजा पाठ की, राज्यपाल से मिली, क्या कहेंगे मुकुंद जी? क्या वसुंधरा दोबारा दावेदारी ठोक दी उन्होंने? वसुंधरा जी हमेशा ही मंदिर जाती रहती हैं और कोई नई बात नहीं है। अब जिसको जो है ना, जिस समय जिस चश्मे से देखना है और जिस तरफ इंगित करना है वो उस तरफ इंगित करें। चुनाव से पहले भी वसुंधरा जी मंदिर जाती रही हैं और चुनाव के बाद भी हमेशा ही जाती हैं। तो उनके तो क्या सीएम बनाएंगे, इस बार भी बनाएंगे उनको कि नहीं बनाएंगे? क्योंकि नाम तो आया नहीं था, लिस्ट चौथी लिस्ट में नाम आया था उनका। देखिए, अभी तो हमारे साथी पैनलिस्ट अपनी सरकार बना रहे हैं, कल हमें संख्या तक तो पहुंचने दीजिए, हम अच्छा सीएम देंगे। और प्रदेश को याद है, जैसे प्रदेश ने वोट किया है, प्रदेश को याद है जो 2013 से पहले राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की दशा, और 2013 के बाद किस तरह से जो है राजस्थान कैसे निखर के आया और मरुभूमि जो है ना कैसा एक अग्रणी प्रदेशों की कतार में आके खड़ा होता है। आज किसी भी दिशा में जयपुर से चले जाइए, ठीक है, पत्ते नहीं खोलना चाहते आप भी है, वो 2013 की बदलाव है। इनके पास पत्ता ही नहीं बचा है नवीन जी, नहीं पत्ता बचा नहीं है तो खोलेंगे। बाबा बालकनाथ की एंट्री हो चुकी है मुकुंद जी। बाबा बालकनाथ को बुलाया गया था, आज राज्यपाल ने बुलाया था और बीएल संतोषी से ही मिले आज। वो आपको जानकारी जरूर होगी, क्या है बाबा बालकनाथ को? क्या नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हैं और सभी सक्षम नेता हैं। सक्षमता को ही यहां टिकट दिया जाता है। तो इसके बाद पहले उस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के बाद हमारे पास संसदीय दल है जो एक पार्टी के कप्तान का चयन करेगी और हम सब उसका सहर्ष स्वीकार करके एकदम खुशी से उसका स्वागत करेंगे। चलिए डॉक्टर शर्मा से ये कांग्रेस
डॉक्टर शर्मा, नहीं है कि हम केवल मैच जो है खेलते हैं और हमको मैच जो है हुक। अरे भाई 5 साल तैयारी इन्होंने की है, शासन करते करते इन्होंने इलेक्शन लड़ने की तैयारी की है। जो जनता ने देखा है, जनता ने देखा है भ्रष्टाचार, जनता ने देखा है महिला उत्पीड़न, जनता ने चलिए, देखा अब तो है जनता पेपर फैसला लीक। दे चुकी है ना, जनता सब फैसला दे चीज चुकी है, वो देखने के बातें बाद चुनाव में बहुत सारी हो चुकी हैं। हमने अब तो नतीजों की बात आ रही है ना। हमने उन 5 सालों मुकुंद में मुकुंद जी के चेहरे पे हार की झलक जो है वो साफ तौर पे दिख रही है, पूरी और ये दिख रहा है कि 5 राज्यों से इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। तो इसलिए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अगर मुकुंद जी इस तरह से बोल रहे हैं तो उसके बाद अपने आप थोड़ा बोलने भी दीजिए उनको। चलिए, ठीक क्योंकि हार से पहले की जो बौखलाहट है वो तो साफ ठीक है तौर पे मुकुंद जी, झलक ठीक रही है, है। ठीक है। भरत सिंह जी, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर शर्मा, जिस तरह से आज जो है तिजारा, ये तो श्री राम की पार्टी है भरत सिंह जी, जिसको ना वनवास का विषाद होता है न राजा बनने का हर्ष होता है। तो श्री राम से भारतीय जनता पार्टी आती है। ये वो पार्टी नहीं है जो कहती है कि श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो श्री राम को जब वनवास हुआ, देखिए, राम और रहीम पे जितना रोना था आपको, आपने रो लिया। राम और रहीम पे जितना आपको भड़काना था, देश को भड़का लिए। अब हो चुका है, अब काउंटिंग कल है। चलिए, तो अब जो है बोल के वो मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है तो मुकुंद जी, पता है, सब देशवासियों को पता है कि किसके राम है और किसके जो है रहीम है। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, जिस तरह से बाबा बालकनाथ उभर के आए हैं, सर्वे में बहुत लोकप्रिय साबित हुए हैं बीजेपी की तरफ से, वसुंधरा से पहले लोग उनका नाम ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, बाबा बालकनाथ की पर्सनालिटी में ऐसा क्या खास बात है कि योगी आदित्यनाथ से तुलना हो रही है, उनके बराबर माना जा रहा है और मोदी जी भी बहुत पसंद कर रहे हैं? क्या कोई ये समीकरण बन रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव कौन जिता सकता है, उसको सत्ता दी जाए? देखिए, ये आपकी बात में थोड़ा सा तो वजन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में शासन सुशासन किया है, जो कमाल किया है, जो चमत्कारी इस तरह से वहाँ परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश में जो एक मारू राज्य में हाँ अपराध कानून व्यवस्था बहुत गिरी हुई मानी जाती थी, और जो उत्तर प्रदेश खुद में कई प्रदेशों में बटा हुआ नजर आता था। बिल्कुल, जहाँ इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब थी, जहाँ बिजली की हालत खराब थी, जहाँ सड़कों की हालत खराब थी, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भगवान भरोसे था, जिसको कहा जाता था कि दुरुपयोग होता है, एक खास तबके के लिए दुरुपयोग होता है और बाकी जनमानस के खिलाफ दुरुपयोग होता है। तो वो एक चमत्कार की तरह से जो योगी आदित्यनाथ जी ने उसको उत्तर प्रदेश को संभाला है, जो कि एक मामले में पाकिस्तान से बड़ा है और कई यूरोपीय देशों से बड़ा है, हमारा एक प्रदेश है। तो वहाँ जो आमूल चूल बहुत क्षेत्र में परिवर्तन आए हैं, व्यवसाय को बढ़ावा मिला है, कानून व्यवस्था की बहुत जबरदस्त। तो आपको लगता है कि बाबा बालकनाथ भी योगी की तरह निकल के आगे आएंगे? तो ये संभावना हो सकती है। हालांकि मैं बाबा बालकनाथ के व्यक्तिगत और उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कहने से बचूंगा। मगर यहाँ चूंकि जो योगियों का व्यक्तित्व होता है, जो योगियों का व्यक्तित्व सेल्फलेस होता है और समाज के प्रति समर्पित होता है, उस भावना को ध्यान में रखते हुए अगर भरत सिंह जी, क्या लगता है बीजेपी अगर राजस्थान में सत्ता में आती है तो बाबा बालकनाथ को जिस तरह से तिजारा में और उसके आसपास भी उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटाई दी, तिजारा में सबसे ज्यादा वोटिंग करवाई इन्होंने, आपको क्या लगता है बीजेपी ने जो चुनाव जीता है वो धार्मिक ध्रुवीकरण करके जीता है जिसमें बाबा बालकनाथ सामने आए हैं? देखिए, पहले तो मेरा नहीं, वो तो आप मानेंगे कि बीजेपी नहीं जीत रही है, लेकिन अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं। आपत्ति इस पे है नवीन जी कि आप ये कह रहे हैं कि भाजपा जीती है। मैं कह रहा हूं अगर एग्जिट पोल के हिसाब से अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, एग्जिट पोल ही बता रहा है, एग्जिट पोल ही बता रहा है कि मध्य प्रदेश में हम जो है पिछड़ रहे हैं, बाकी चारों राज्यों में हम सरकार बना रहे हैं, मिजोरम में हम मिलके बना रहे हैं और 3 राज्यों में। चलिए, बाबा बालकनाथ के बारे में आपकी क्या राय, यही बता दीजिए। क्या देखिए, बालक अबोध होता है, बालक जो होता है वो अबोध होता है, बालक जो होता है अबोध होता है। और ये जानते हैं उनका नाम है बालकनाथ, अबोध वाला बालक नहीं है वो। बालकनाथ जी के, अच्छा बालकनाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं, महंत बाबा बालकनाथ। देखिए, यही बड़ा खेला होने वाला है, यही बड़ा एक गेम होने वाला है। क्या गेम होने वाला है? कि वसुंधरा राजे जी जो है वो बनती है कि बाबा बालकनाथ बनते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो जो कि कहीं दूर तक
10, 20, 50, 100, 200 किलोमीटर तक नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। 200 किलोमीटर कि के वहाँ बाद पे वाली जो है बात जो इनकी दिख रही है, सरकार बता है। दें। तो मुझे नहीं वो लगता जो है पिछले 5 साल में सचिन जी में और गहलोत जी में दिखा वैसा इनका अनुभव के आधार पे किसी के लिए भी कुछ अगवा मैं लगा आपको सर्दियां ठोक के कहता हूं कि हम जो है मध्य प्रदेश में भी सरकार बना रहे हैं, राजस्थान में भी सरकार बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बना रहे हैं, तेलंगाना में भी सरकार बना रहे हैं और मिजोरम में भी देखिएगा हम मिलकर सरकार बनाएंगे। 5 राज्यों से नवीन जी भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है और भाजपा का नहीं हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री के विश्वास का सुपड़ा साफ हो रहा है। देश की जनता जो देश के प्रधानमंत्री पे पिछले 10 सालों से विश्वास की थी, चाहे वो रोजगार पे विश्वास की थी, चाहे वो महंगाई के ऊपर विश्वास की थी, चाहे वो बेरोजगारी पे विश्वास की थी, चाहे वो महिलाओं पे अत्याचार पे विश्वास की थी कि इनके आने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। जो वो दावा करते थे अब तो हुई बहुत महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार। तो देश की जनता ने ये देखा कि 10 सालों में ये भाजपा का जुमला था, देश के प्रधानमंत्री का जुमला था। और अगर इसको कोई जवाब दे सकता है, इसका कोई निजात दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है, वो जो है राहुल गांधी जी दे सकते हैं, वो प्रियंका गांधी जी दे सकते हैं, वो हमारे जो है गहलोत जी दे सकते हैं, वो हमारे जो है बघेल जी दे सकते हैं, वो हमारे कमलनाथ जी दे सकते हैं और उसके बाद आपके कर्नाटक के सिद्धरामैया जी दे सकते हैं, चाहे वो सुक्कू जी है वो दे सकते हैं। हमने जो वादा किया, मुकुंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुकुंद जी उनको बोलने दीजिए, जवाब दीजिए। जो वादा किया कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो वादा किया वो सारे वादे निभाए, मगर भाजपा ने जितने वादे किए वो तो बेवफा निकले, उन्होंने तो आज तक एक वादा नहीं पूरा किया। देखिए अब चुनावी भाषण का समय नहीं है, वोट पड़ चुके हैं, अब तो तथ्यों में बात करिए। मुकुंद जी जवाब दीजिए। भाजपा को देश की जनता जान चुकी है। मुकुंद जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी से एक चीज तो बहुत अच्छी सीखने वाली है, सीखने के बाद मार बहुत पड़ जाती है। क्या सच्चाई को देखते रहते हैं और सच्चाई देखने के बाद भी कहते हैं नहीं नहीं ये तो नहीं है, नहीं नहीं ये तो नहीं है, नहीं नहीं ये तो नहीं है। उतने में क्या होता है, 5 साल आ जाता है और जनता फिर से वोट देती है और फिर इनके मुंह पे थप्पड़ लगता है, फिर ये कहते हैं नहीं नहीं ये तो नहीं है, नहीं नहीं ये तो नहीं है। लेकिन मुकुंद जी हाँ, आप ये तो मानेंगे कि जिन एग्जिट पोल पर आप भरोसा कर रहे हैं वही एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिता रहे हैं, तेलंगाना में तो पूरी अच्छी तरह जिता रहे हैं, ये 2 राज्यों में तो कम से कम सरकार बन रही है उनकी। देखिए किसकी भी सरकार, कोई एग्जिट पोल जो है ना एक रुझान का। अच्छा, ये 2 राज्यों में आपकी बन रही है तो आपके लिए मीठा मीठा मतलब गप और कड़वा कड़वा थू। नहीं, हमारी तो किसी राज्य में नहीं बन रही है भाई। रात भर हम तो जो है राम वाली पार्टी है, हम तो रात भर आराम से सोएंगे, कल शाम को देख लेते हैं भरत सिंह जी। चलिए छत्तीसगढ़ में इतनी बुरी स्थिति क्यों हो रही है ये बता दीजिए। तेलंगाना का मानते हैं, तेलंगाना में साउथ में बीजेपी का प्रभाव नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों हार हो रही है? कोई प्रभाव रहे या ना रहे, बट बंगाल में बहुत खेला हुआ, कोई प्रभाव रहा नहीं रहा, बट कांग्रेस पार्टी 0 से 80 सीट तक पहुंच गई। अरे भाई अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, कांग्रेस के बारे में क्यों सोचते हैं? आप तो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को देश से खत्म कर देंगे, आपके प्रवक्ता बैठ के आपके नेता जो चिल्लाते रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी फिर से 5 राज्यों में बोलने दीजिए। भरत जी बोलने दीजिए, मुकुंद आपको मौका दूंगा। मुकुंद जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी का तो एक ही मुद्दा है बस, मेरे अनुकूल जो रंग नहीं सब फीका ही तो है। चलिए अभी भी आरोप कैसे भैया ना ठीक है, ये कैसे हो गया? शर्मा साहब आपको सूट नहीं कर रहा। शर्मा साहब अगर आप राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात हम कर चुके हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ तेलंगाना की बात करें तो वहां तो कांग्रेस एग्जिट पोल से बहुत अच्छा कर रही है, और छत्तीसगढ़ को तो पहले भी सारे रिपोर्ट्स अच्छी आ रही थी, वहां भूपेश बघेल बहुत लोकप्रिय हैं, उसको तो आप मानेंगे ना। वहां पे राहुल गांधी का जो कार्ड है वो चला, या वहां भूपेश बघेल जिता के ला रहे हैं? जी देखिए, इन दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बहुत पहले नहीं था, तो अब जो भी सीटें मिलेंगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोनस ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन दोनों प्रदेशों के साथ तो छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने लंबे समय तक रही है, वहां अगर हार रहे हैं तो फिर ये तो मतलब ये इस पे कैसे कह रहे हैं आप? देखिए वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में अगर आप भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटीज देखें तो छत्तीसगढ़ में अभी पिछले 1 साल से एक्टिव हुई है भारतीय जनता पार्टी।
और जो पिछले जो डॉक्टर रमन सिंह के तौर पर तो मुझे नहीं लगता है कि शर्मा जी बोल रहे हैं। गेल साहब की सरकार में बैठे हैं तो 3-4 साल एक तरह की खामोशी सी रही, और जो भारत का जो वोटर है वो इन चीजों को नोट करता है और उसी के आधार पर मतदान करता है। तो अब ये देखिए, कल के बाद पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किन क्षेत्रों में काम किया और जनता ने उसको कितना उसका विश्वास जताया, कितनी वोट दिया। तो मुझे लगता है आज की रात हम ये चर्चा करें कि भारत को विकास के लिए किन किन एरियाज में फोकस करने की जरूरत है, ताकि हम अगले 10 सालों में भरत सिंह जी, समय कम बचा है, थोड़ा चलते चलते बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह जी, माफ कीजिएगा, भूपेश बघेल की सरकार है, लेकिन टीएस सिंहदेव बोल रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे भी तो बनाओ, मैं कब बनूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं खेला हो जाएगा? देखिए, भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं से जो बैठे हैं उनको भी मैं बता दूं। देखिए, मेरे को इस बात पर वो तो विश्लेषक हैं, शर्मा जी विश्लेषक हैं। विश्लेषक है, माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि वो भी प्रवक्ता है भाजपा के, क्योंकि पूरे 1 घंटे में मुझे कहीं से नहीं लगा, सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। एक बार भी कांग्रेस का नाम उनके जुबान पे नहीं आया, जहां अच्छा था वहां भी, जहां खराब है वहां भी। चलिए आप बता दीजिए, टीएस सिंहदेव जो है वो कह रहे हैं मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा आखिरी चुनाव है, और भूपेश बघेल अगर इतनी बम्पर जीत हासिल करते हैं तो उनका दावा तो बनता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ खेला होने वाला है? कैसे बचाएंगे? दोनों बड़े नेता हैं, चाहे वो टीएस सिंहदेव हो गए, चाहे वो भूपेश बघेल, और दोनों को सही मान सम्मान दिया जाएगा और दोनों ही मिलकर राज्य चलाएंगे, ये आप समझ लीजिएगा। और ये दोनों लोग राजी खुशी पूरी सरकार को 5 साल जिस तरह से चलाए, उससे अच्छी सरकार फिर से हम लेके आ रहे हैं, और फिर अच्छी सरकार और जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता हो, वैसे ही जैसे पिछले 5 सालों में सचिन ने और अशोक गहलोत जी ने, चाहे वो मध्य प्रदेश की जनता हो। मैं फिर कह रहा हूं आपको नवीन जी, मध्य प्रदेश में भी हम कल सरकार बना रहे हैं। चलिए राजस्थान बता दीजिए कि सचिन पायलट नंबर आएगा नहीं आएगा? सचिन पायलट क्या करेंगे? मैंने फिर कहा कि ये सचिन पायलट जी की जीत होगी या अशोक गहलोत जी की जीत होगी, और दोनों नेता जिस तरह से छत्तीसगढ़ को मिलके साथ में ठीक है, समय खत्म हो गया। राजस्थान को भी हमारे दोनों, चलिए कयामत की रात है आज इतनी बातें होनी तो हो चुकी हैं, कल सुबह से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद दावे प्रतिदावे अलग तरीके से होंगे। फिलहाल राजधर में आज इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डबल इंजन सरकार यूपी के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में लाई है प्रगति और समृद्धि का उजाला। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की रोशनी से जगमग है राशन वितरण की नवीन व्यवस्था। अब प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को मिल रहा है निःशुल्क राशन। सभी उचित दर दुकानों पर लगी आधुनिक ई पॉस मशीनों को ई कांटों से लिंक किया जा रहा है। हर जरूरतमंद को, हर गरीब को शासन के द्वारा उपलब्ध होने वाला खाद्यान्न उस तक पहुंच सके, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बायोमेट्रिक सत्यापन आधारित नई व्यवस्था से राज्य सरकार को हुई है लगभग 5,000 करोड़ की बचत। सरकारी जमीन पर सभी जनपद में 75 उचित दर